بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। जो ऑफिसर्स आए हुए हैं इस टेबल पे बैठे हैं वो अपना तारुफ कराएं। मोहम्मद अख्तर एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी। सर शहजाद अजीज़ खान डीजी ऑडिट पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। मुशाहिद बलोच डिप्टी डायरेक्टर सिविल ऑडिट। वसीम एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद रज़ा सरवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। राजा जहांगीर कमिश्नर फैसलाबाद। थैंक यू। एसीएस साहब, हमने जो लास्ट मीटिंग कंडक्ट की थी ऑन SNGAD, दैट वाज ऑन 13th of not December 13th of December 13th of December 2024, ऑलमोस्ट a year ago। उसमें एक हमने 38 पे हमने एक जनरल डायरेक्शन दी थी कमेटी ने, और वो कमेटी ने जो डायरेक्शन दी थी, इट वाज in the absence of Commissioner Faisalabad. He was not here, so the committee issued a displeasure to be conveyed to the concerned officer, which was not present, and he was the principal accounting officer. In result, there was a letter issued by a section officer 1 of your department, Services and General Administration, which seeked advice regarding recommendation of the Public Accounts Committee. And in that response, Law Department had issued a letter. So I do not agree with the Law Department, and I certainly do not agree with the letter which was drafted by your department to Law Department. So उसके लिए the committee thinks कि ये this is a breach, but we will leniently review this, and I will issue a notice to Secretary Law today. कल वो आएँ और वो हमें एक्सप्लेन करें कि किस तरह PAC की जो recommendations हैं वो उस इंडिविजुअल के ऊपर लागू नहीं होती। सो इस केस के अंदर इसको हम सीरियसली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज मैं हूँ चेयर में, कल कोई और होगा, बट इस कमेटी की और इस हाउस की जो प्रिविलेज है, इस हाउस की जो सैंक्टिटी है और कमेटी की जो सैंक्टिटी है, उस पर मैं नहीं चाहता कि हमारे होते हुए कोई हर्फ आए। मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने असेंबली के स्पीकर रहे हैं, नेशनल असेंबली के, एंड व्हेन ही वाज नेशनल असेंबली स्पीकर उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा थी, उनको अनॉय किया, बट उन्होंने रूल्स को नहीं किया आगे पीछे। और उसके साथ साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वजारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने जो उनका बिलीफ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो उन्होंने नहीं किया। सो दिस इज़ मैटर इज़ मेरे लिए तो इट्स मुझे खुशी नहीं हुई ये सारा कुछ देख के। सो इसको हम कल देखेंगे कमिश्नर फैसलाबाद वाले इशू को। वी विल नाउ टेक अप द चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जो रिपोर्ट है।
Sir, if you allow me, sir. Please. In pursuance of your direction, sir, इस दफ़ा हमने Commissioner फैसलाबाद की presence ensure कराई है regarding his paras, sir. I was not privy to the letter that you just mentioned, sir. मगर आपके staff ने मेरे से share किया and I'll find out what exactly happened. Because this is not my domain that I directly deal with कि grade 20 officers को जो displeasure लगाया जाता है. But I thoroughly investigated कि इसके अंदर क्या हुआ है. तो मेरी sir submission होगी कि चूँकि ये perhaps he was not the Commissioner फैसलाबाद at that time. तो he may be exempted from the He is because that is exempted. going to be a personal kind of thing. तो इनको अगर कल के लिए exempt कर दिया जाए आज अपने पेरेंट्स को डील कर लेंगे बिल्कुल तो कल पे सेक्रेटरी लॉ और वो जो जिनको भी आपने बुलाना चाहेंगे उससे बात करेंगे. हाँ ठीक है. Thank you very much, sir. Audit working paper, we'll start with working paper of the Chief Minister Office. इसमें गालिबन 3 पैराज हैं इनका जो ब्रीफ दिखाएं ना ऑडिट का ब्रीफ दे दें. ऑडिट आपने ब्रीफ सारे मेंबर्स का शेयर किया है? जी सर, ये सबमिट कर दिया था अभी. आप सारे मेंबर्स को ये ब्रीफ दे दें. मैं बता दूँ. इसमें सर एक रिक्वेस्ट है. सर सर हमें सर कन्वे हुआ था कि कुछ 10 से 11 फॉर्मेशंस जो हैं पहले आज शायद एजेंडे पे वो हैं सर. तो ये जो ब्रीफ हमारा बना हुआ है वो सर उन 11 फॉर्मेशंस का है जिसमें सर हमने टेकअप किया है. अब हमने सीएम ऑफिस को चीफ मिनिस्टर ऑफिस इनके 4 पैरा है टोटल. हाँ वो सर इस ब्रीफ में नहीं है लेकिन हम वो स्टार्ट कर देते वो है इस ब्रीफ में. लेकिन सर ठीक है वो आगे ये तो पुराना है ना. ठीक है जो ये तो नया है. ठीक है आप ले आए नए वाले को. (21, 22) Chief Minister Office. फोल्डर नंबर 13 है गालिबन. माइक ऑन कर लें अपना. सर विद योर काइंड परमिशन सर. जैसे जैसे आप श्योर श्योर आप ले लीजिए. हाँ ठीक है. नहीं तैयारी तो होगी उनकी. ठीक है सर. मे आई प्रोसीड सर? वो भी मसला सर. मे आई प्रोसीड प्लीज सर? सर ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फर्स्ट पैरा जो 17.4.11.4 है, इट वाज रिगार्डिंग कैश बुक की प्रेपरेशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी, जिसके ऊपर सर अभी ऑडिट ने जो वेरिफिकेशन की है उसमें कैश बुक हमें वेरीफाई करवा दी गई है और इसलिए सर ऑडिट इसको रिकमेंड कर रहा है फॉर सेटलमेंट. सेटल कर दें सर. सर सेकंड पैरा पेज नंबर 5 पे ये सर पैरा रिगार्डिंग इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ कंटिजेंट पेड स्टाफ
इसके ऊपर सर एफडी ने इसको रेगुलराइज के लिए कह दिया है, जिसकी बुनियाद पे सर हम कह रहे हैं कि कंटीजेंट स्टाफ छोटा स्टाफ था। जी सर छोटा स्टाफ था, तो इसको भी सर ठीक है, इनको बेचारों को क्या जी कर दें आप इनको रेगुलराइज। थैंक यू सर। थर्ड पैरा पेज नंबर 20 पे है सर, और irregular expenditure on purchases of various items due to violation of PEPRA rules for, ये सर इसमें splitting और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व थी। इसके लिए भी सर डिपार्टमेंट ने एफडी को लिख दिया है फॉर रेगुलराइजेशन, और सर अगर बेस्ड ऑन और एफडी अगर इसको रेगुलराइज कर देता है तो दैट कैन आल्सो बी सब्जेक्ट टू उसको सेटल किया जा सकता है। इसमें कोई रिकवरी भी हुई है? नहीं, रेगुलराइज कर रहे हैं। जी सर रेगुलराइजेशन है सर। ठीक है, फाइनेंस को दे दें, फाइनेंस आप ले लें। सर लास्ट पैरा जो है पेज नंबर 39 पे है सर, इट इज़ रिलेटेड टू इरेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट इन पंजाब हाउसेस। इसके ऊपर सर ये ऑलरेडी फाइनेंस ने इसको रेगुलराइज कर दिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट रेगुलराइजेशन ऑडिट इसको रिकमेंड कर रहा है फॉर कंसिडरेशन ऑफ सेटलमेंट बाय द पीएससी। सेटल कर दें सर। थैंक यू सर। अब सर अगर आप इजाज़त दें तो हमारे पास पेपरा का एक डॉक्यूमेंट था। ठीक है सर, वो मंगवा लें। इसमें क्या है, निकाल लो पेपरा। उनके भी 3 पैरा हैं। हाँ कहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पेपरा को? Assalamu alaikum, sir. I'm Managing Director PEPRA, Sahibzadi Wasim Omar, sir. जी ऑडिट क्या ठीक है सर। Sir, 3 recoveries हैं from the same officer at the time of his retirement with respect to different जो उनको मिलने थे पैसे अलाउंसेस के। हम सर इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा। हमने ऑलरेडी SOS1 को लिख दिया कि इनकी पेंशन से इनको डिडक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये डिडक्शन बनती है। डिस्पाइट ऑल द रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर द ऑफिसर्स, आई कैन नॉट डिफेंड दिस। हमने ऑडिट के सामने भी इसको डिफेंड नहीं। जी ऑडिट इशू क्या है? सर ये एक अलाउंस है, एग्जेक्टिव अलाउंस, जो डेपुटेशन पे आए थे ये ऑफिसर, और उनको सर वो एडमिसिबल नहीं था, और उसी की रिकवरी ऑडिट ने सर पॉइंट आउट की हुई है, और फाइनेंस से भी सर इस पर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। ये 3 चीज़ें हैं इसमें, 3 तीनों पैरों पे फाइनेंस तीनों पैरों पे हमने एक ही ऑफिसर से पैसे लेने हैं। जी लीव-इन कैश फंड जी एक अलाउंस। तो ACS साहब, you are saying that you will recover this amount? हमने ऑलरेडी पेंशन को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि उनकी पेंशन के साथ रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर है। ओके, और इसमें सर हम इसको कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक। काइंडली मेक श्योर किसी के साथ कुछ ज्यादती ना हो बस, एंड ठीक है, रिकवरी कर लें इसकी। सर ये तीनों पैरास एक ही ऑफिसर से पर्टेन करते हैं, और तीनों पे रिकवरी है, और तीनों एडमिटेड हैं। ओके, अमाउंट क्या थी तीनों की? 4.7 या 4.9 मिलियन।
सर टोटल 48 लाख सर। जी सर। आप सबको ब्रीफ सर्कुलेट हो गया? जी सर। जी ऑडिट, नाउ यू कैन। सर थैंक यू सर। ये सर हमने कमेटी की ईज़ के लिए और ताकि इन वॉल्यूमिनस वर्किंग पेपर से की बजाय अगर हमने एक समरी तैयार की है अगर उसके मुताबिक सर। हाँ, ये समरी से काफ़ी चीज़ें कंसाइज हो गई हैं। लास्ट टाइम हमने SNGAD को बुलाया था तो लिफ्ट ख़राब कर दी थी। तो शुक्र है सर सेक्रेटेरिएट ने आपको लिफ्ट का बिल नहीं भेज दिया। तो सर इसमें पहली इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन ऑफ O&M रेगुलेशन जिसके ऊपर सर कंडीशनली सेटल कर दिया था PSC ने लास्ट टाइम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ और वो सर ऑडिट ने रेट एनालिसिस को वेरीफाई कर लिया। तो अब सर उसके बाद अगर PSC की लाइफ टू सेटल इट देम। इंक्वायरी थी सर सेकंड जो नंबर पे है सर वो सेक्शन ऑफ सर आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज का सर एक ऑडिट पैरा है। इस ऑडिट पैरा के ऊपर सर PSC की डायरेक्शन थी कि जॉइंट प्रोब करवाया जाए फ्रॉम बाय द ऑफिसर्स। वो सर प्रोब उस कमेटी ने कर लिया है जिसमें सर ऑडिट के लोग भी थे, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के। उस कमेटी के मुताबिक सर वायलेशंस ऑफ पेपराज रूल्स तो हुई हैं और कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की जाए DDO को और पैरा को FD से रेगुलराइज करवाया जाए सर। जी कमेटी चड्डा साहब। पैरा कह रहा है जी कि देयर वाज a violation of PEPRA rules observed. Strict warning to DDO was recommended. सर ACS साहब जब वायलेशन प्रोब में वायलेशन एडमिट हो गई है तो हम स्ट्रिक्ट वार्निंग क्यों दे रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स कर रहे हैं? सर मैं आज करता हूँ, पिछली दफ़ा ये 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। एक डिस्कशन हुई थी कि ये जो प्रोक्योरमेंट की जाती है इसके प्लान्स देने चाहिए। एक डिस्कशन हुई थी कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए, आपका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना चाहिए। एक परहैप्स और थी, इसके ऊपर 3 कमेटीज बनाई गई थी। तय ये हुआ था कि अगर तो ये इरेगुलरिटी है तो इसको रेगुलराइज किया जाएगा, इनको वार्न किया जाएगा कि आइंदा ये प्रोसीजर को फॉलो करें। अनलेस ये कि हम इसमें से कुछ ट्रेसेस ढूंढते हैं कि कोई खुदा न खास्ता एम्बेजलमेंट या कोई इसका डिसऑनेस्टी का पहलू है। तो सर इस पॉइंट पे जहाँ जहाँ इनकी वायलेशन है वहाँ पे हमने वार्निंग ही दी है सर इनको। इसकी सर 2 रीजंस और हैं सर। हाउ डू यू डिफाइन वायलेशन? सर देखिए ना, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। प्रोक्योरमेंट प्लान जो है वो हमारे पेपरा रूल्स के अंदर गलत एक प्रोविजन डाली हुई है जो ठीक होनी चाहिए, जो हम कर भी रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट प्लान असल में FD की रिक्वायरमेंट है। उसने हर 3 महीने के बाद महकमे को पैसे देने होते हैं। ठीक। अच्छा, उसमें बड़े अजीबोगरीब काम होते थे। मसलन एक गाड़ी है, एक डिपार्टमेंट को ख़रीदनी है और हमने वो पैसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए, या 2 गाड़ियाँ आज दे दी, एक कल दे दी, एक परसों दे दी, या स्टेशनरी को ऐसे डाल दिया, तो वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करने के काबिल ही नहीं रहते जब वो पैसे 3 टुकड़ों में जाते हैं। अब सर ये डिमांड के प्रोक्योरमेंट प्लान आना चाहिए, ये ऑडिट की डिमांड नहीं है, असली लीगली फाइनेंस रूल है ये नहीं, मगर गलती से इसको पेपरा रूल में डाल दिया कि इसको अब हम निकलवा रहे हैं। एक तो सर ये बात है, आना चाहिए प्रोक्योरमेंट प्लान, मगर वो इनकी बजाय इनसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्रेटरी को इंसिस्ट करना चाहिए कि ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरी सर चीज़ है जो सीरियस है वो है कि आप एक परचेज को तकसीम करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। मसलन सर पिछली दफ़ा बड़ा इस पर डिस्कशन हुई थी कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना चाहिए, जो बाय प्रैक्टिस कभी हो ही नहीं रहा था। मगर मैं अभी भी समझता हूँ कि जहाँ पे प्रोडक्ट एक जैसी है वहाँ पे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना चाहिए। मसलन स्टेशनरी है, कागज़ है, 4, 5, 6 तरह के कागज़ हैं, हमें उनका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साल के शुरू में कर देना चाहिए। दैट वुड बी अ बेटर बाय।
मगर कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे पिछली दफ़ा हमने मिसाल दी थी कि अगर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की चाय पानी है तो उसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उसकी डिमांड चेंज हो सकती है। वो तो इरेगुलर, वो तो रेगुलर नहीं है ना, स्टेशनरी तो रेगुलर। जी सर, मच ऑफ इट इज एक्चुअली ओइंग टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज DDOs सर, लेट मी पुट इट दिस मैनर। तो उस केस में हमने इनको वार्निंग दी है, एक तो इनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम सर पेपरा से अब इन सब लोगों की ट्रेनिंग्स और कोर्सेज भी करवा रहे हैं, कुछ लॉज के अंदर अमेंडमेंट भी कर रहे हैं ताकि उसके अंदर क्लैरिटी आए। यही 3 चीज़ें सर हमने आपको पिछले दफ़ा बताई। जी ऑलराइट। जी सर ये बड़ा एक ऐसा इशू है जो अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ के यहाँ ये पाया जाता है सर। इसके ऊपर फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन भी सर जो नया अमेंडेड पेपर है उसमें आ चुकी हुई है। फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर बजट से उस तरह लिंक नहीं है क्योंकि वो रेट बेसिस पे है, और अगर आप साल के शुरू में रेट के बुनियाद पर वो कर लेते हैं एग्रीमेंट, उसके बाद आपके पास जैसे जैसे अमाउंट आती जाए आप वैसे वैसे उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन सर ये चूँकि थोड़े से पुराने सालों के हैं, इसके ऊपर जैसा ACS साहब ने फरमाया सर, बात वैसे ही है कि कंस्ट्रेंट्स भी हैं, थोड़ी सी उनकी सर अंडरस्टैंडिंग के भी इश्यूज हैं एट द लेवल ऑफ द DDOs, बट सर वायलेशन ऑफ पेपरा तो ज़रूर हुई है सर। उसके ऊपर सर अब वार्निंग इशू कर दी है, जैसे अब कमेटी उसके ऊपर फर्दर डिसाइड कर सकती है। इसमें मोड ऑफ पेमेंट कैश थे या चेक्स थे? सर जैसे सर इस वाले के अंदर सर हम देख के बता सकते हैं, लेकिन सर जो पेमेंट का था उसकी एक अलहदा कमेटी बनी थी। कमेटी की क्लियर कट फाइंडिंग्स नहीं है, अप्रूव रिपोर्ट भी अटैच नहीं है। कमेटी की जी रिपोर्ट बता सर, दी। इसमें सर DDO पेमेंट है विच इज़ कैश। So this is How much was drawn? 21-22 है, इसमें तो DDO के पास तो इख्तियार 1 रुपए का भी नहीं है या 1 लाख का है। नहीं सर, वो DDO सर चेक जो AG पंजाब से जब पास करवाते हैं तो वो अपने नाम का या अपने DDO अकाउंट पे आ जाता है चेक सर। उसके बाद सर वो डिसबर्समेंट मुख्तलिफ वेंडर्स को जिनकी जितनी होती है उतनी कर, और इसी वजह से सर ये सबसे बड़ा लैकूना जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने आइडेंटिफाई किया है, और यही वैलिड बात है कि उस पे प्रोक्योरमेंट की ऑथेंटिसिटी का पता नहीं चलता कि क्या वो चीज़ें आई भी हैं या नहीं आई हैं। DDO के नाम पे हो रही है पेमेंट, फिर वो वेंडर्स को आगे पेमेंट हुई या नहीं हुई, स्टॉक पे चीज़ें आई या नहीं आई। तो ये सर मैं जिस तरह मैंने सर पहले अर्ज़ किया कि ये एक अक्रॉस द बोर्ड ये इशू है, लेकिन ओवर द ईयर्स AG पंजाब ने भी सर अब इसको कर्टेल किया है, वो DDO पेमेंट्स की वो डिनाई कर रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। MPG एक नया सर आ गया है सिस्टम के जिसके तहत अब वेंडर्स को ही पेमेंट की जाएंगी, बट इस केस में तो सर कैश पेमेंट्स भी हैं DDO। टोटल अमाउंट सर टोटल अमाउंट ऑफ पैरा 1.5 मिलियन है सर। इसमें आपकी हम गाइडेंस ले लेते हैं कि इज इट नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस पर्टिकुलर केस के 2 वायलेशंस हो गई, एक कैश पेमेंट की और एक विदाउट एक्सरसाइजिंग द एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, तो आप कोई वार्निंग से एक स्टेप आगे चले जाएं? सर मैं अर्ज करता हूँ, एवरीबॉडी इज पेनलाइज्ड इन दिस कंट्री। चेक DDO के नाम बना था वो DDO ने खुद नहीं पास किया था, नहीं किया, वो अकाउंटेंट जनरल की तरफ से पास हुआ था सर। एक रिक्वेस्ट है, नहीं कैश पेमेंट हुई है ना? मैं बहस करता हूँ सर, वो अकेला उसका कसूर नहीं था। देखिए एक सिस्टम ग्रो कर रहा था उस वक्त, हमें कहा जा रहा था आप चेक के जरिए पेमेंट करें। कुछ जो सियाने लोग थे वो इस बात को समझ गए, कुछ नहीं समझे, हमारी तरफ में भी और AG ऑफिस में। अब सर जी से नीचे बार एक तो हाँ चेक नहीं, अच्छा जो चेक से कम किए हैं वो कैश की पेमेंट्स हैं। अब सर अब तो मेरे ख्याल में रास्त आ गया है, अब तो शायद ये तरीक़ाकार चलता ही नहीं है पेटी कैश वाला। ये हम जिस साल की बात कर रहे हैं जब ये ऑडिट हो रहा था उस वक्त ये दोनों सिस्टम चल रहे थे साइमल्टेनियसली। जिसके नाम का बिल है उसी नाम की पेमेंट है? नहीं सर, पता क्या, हर का तीनों था काम चल रहे थे। वेंडर के नाम पे भी चेक बन रहा था, DDO के नाम पे भी चेक बन रहा था, और पेटी कैश में से वो कैश भी दे रहा था। अब तो सर वो रास्ते पे है, अब तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से हो सकता है। उस जमाने में तो सर सिस्टम आप चेक वाला इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, आप एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर, और वो सिर्फ एक पार्टी नहीं, एवरीवन अक्रॉस दिस सिस्टम वाज लर्निंग फ्रॉम इट। फाइनेंस साहब वार्निंग मुनासिब है? जी सर। पर्सनल ओपिनियन है या लीगल ओपिनियन आप दे रहे हैं? सर लीगल भी है क्योंकि मैंने पेमेंट चेक की हैं, छोटी छोटी पेमेंट्स हैं ज़्यादा।
ठीक है, फिर सेटल कर देते हैं। चले वार्निंग दे दें। ठीक, रेगुलराइज कराएं। जी सर, इसमें रेगुलराइजेशन के बाद सेटल इसको किया गलती हो गई है, रेगुलराइज कराएं। जी सर। सर नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है वो एसओ स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है सर। इसके सर 5 टोटल पैराज हैं, जिसमें से 2 पैराज के ऊपर सर जॉइंट प्रोब कमेटी ने सर कहा था उसके लिए, और 3 पैराज ऐसे हैं जिसमें कैश विड्रॉल इन्वॉल्व था और डिपार्टमेंट को कहा था कि वो अपने तौर पे इसकी इंक्वायरी करें सर। फर्स्ट पैरा सर जो 17.4.347 है, दैट रिलेट्स टू परचेज ऑफ जनरेटर। 17.4.3 ठीक है, और सर 47 इसके ब्रैकेट में 47 नंबर है सर। सर दैट रिलेट्स टू परचेज ऑफ जनरेटर। ये कंप्लाइंस की रिपोर्ट आपके पास, ऑडिट डॉक्यूमेंट आपके पास है ना, ये वाला ऑडिट ने एक समरी आपको सेंड की है, भेजिए, ये पेपर है इसके ऊपर, ये खोले नेक्स्ट पेज पे, एसओ स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट जो है 19-20 का। तो सर इसमें ये द पैरा रिलेट्स टू द परचेज ऑफ जनरेटर, इसमें सर कमेटी ने डायरेक्ट किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक प्रोब करे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की फाइंडिंग ये है कि कैश विड्रॉल इस्टेब्लिश हो गया है एंड दे हैव रिकमेंडेड फॉर रेगुलर इंक्वायरी अगेंस्ट द डीडीओ। सर 8,22,000 कैश पेमेंट, 8 लाख हाँ जनरेटर की। ऐसी साहब आप ओपिनियन आपकी है इसके ऊपर? सर असूली तौर पे तो ये वही बात है, कैश और चेक वाला मामला है सर, मगर ये अमाउंट ज़रा ज़्यादा है, कोई हर्ज नहीं है अगर एक पीड़ा एक दफ़ा इसको उस इंक्वायरी की नज़र से देख लिया जाए। इंक्वायरी हुई नहीं एक दफ़ा? इन्होंने सर जो इन्होंने पहले प्रोब कमेटी है वो बैठी है, उन्होंने रिकमेंडेशंस की हैं, कुछ में उन्होंने रेगुलर इंक्वायरी कर दी है कि आप डिपार्टमेंटल करें, कुछ में उन्होंने वार्निंग का कह दिया और कुछ को उन्होंने एक्सोनरेट कर दिया इन पैरा में। इस केस में सर आप इंक्वायरी, इस केस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें एंड प्रोब करें। ये सर चूंकि अमाउंट बड़ा है तो इस वजह से मेरे ख्याल में ऑडिट ने ये रिकमेंड की। जी आप करें। अगर ये छोटा पेटी कैश होता तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि इसको दूसरे तरीके से। ठीक सर इसमें मैं थोड़ा सा फर्दर सर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये सर पीएसी में डिस्कस हुआ था और पीएसी ने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि कैश विड्रॉल के ऊपर आप एक प्रोब करवाएं सर, और डिपार्टमेंट ने सर वो कैश विड्रॉल का अपने एक नोटिफिकेशन 27 मार्च 2025 के तहत वो सर करवाया, और ये उसकी रिकमेंडेशन है कि इसकी कैश की विड्रॉल भी हुई है और उसमें वेंडर का नाम नहीं पता था, वेंडर नंबर खुला नहीं हुआ था, लिहाजा उसको कैश पेमेंट की गई। और वही प्रोब जो डिपार्टमेंट का अपना है वो ये कह रहा है कि रेगुलर इंक्वायरी बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डीडीओ कंसर्न्ड इन द मैटर। इसीलिए सर ये कमेटी के सामने ये उसकी उस कंप्लायंस में आया है। तो अब सर होनी चाहिए इसके ऊपर, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। साहब ये ग्रॉस वायलेशन है, इसकी आप इंक्वायरी करें एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इस केस में भी वेरी सॉरी टू नोट दिस, अगर हम इन केसेस में भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, आई बिलीव दैट देयर इज नो पर्पस ऑफ होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ सेटिंग। मैं सर हमारी ही एसएनजीएडी ही की रिकमेंडेशन है कि इनकी रेगुलर इंक्वायरी की जाए। मैं ये थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ, और उसकी वजह ये है कि हम भी अब यहाँ पे कुछ सेपरेटर लगाना चाहते हैं कि अव्वल तो वैसे अब कैश का सिलसिला रुक गया है, बट वी जस्ट वांट टू डबली इंश्योर कि ये दोबारा ये मामला ना हो। ठीक है, हम ही ये रिकमेंड कर रहे हैं। जी जी, तो इस पे कोई आई एक्सपेक्ट कि आपका कोई अच्छी इस पे आफ्टर द रेगुलर इंक्वायरी कोई आउटकम भी ऐसा होगा कि विच कैन सेट द एग्जांपल। जी आगे ऑडिट। सर नेक्स्ट पैरा 17.4.3 एंड 46 सर
ये सर वर्किंग पेपर का पेज नंबर 6 है, और अभी अगर हम यहाँ से ब्रीफ से बात करें तो सर दिस पैरा रिलेट्स टू परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। पीएसी ने सर एक इस पे भी डायरेक्शन दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि वो इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी के बाद सर डिपार्टमेंट ने कहा कि कैश पेमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो वायलेशंस ऑफ पेपरा हैं जैसा कि टेक्निकल और फाइनेंशियल एवेल्युएशन रिपोर्ट्स वर नॉट अपलोडेड ऑन पेपरा वेबसाइट, और इसके ऊपर सर वो कह रहे हैं कि इसको कंडोन कर दिया जाए इस वायलेशन को, और डीडीओ को वार्न कर दिया जाए इन टू बी केयरफुल इन फ्यूचर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ? सर इसकी अमाउंट है 9,15,138 रुपये। जी सर। सर इसमें कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, इस तरह की चीज़ें थी सर। But the inquiry committee found that no cash payment was involved. However, technical and financial evaluation report were not uploaded on PEPRA website. यही मैटर है? जी सर यही मैटर है। इसमें जी सर इसमें तो वेंडर अवेलेबल सर नॉन थे। सर इसमें सिर्फ एक सर वो ऑडिटर ने पॉइंट आउट नहीं किया उसके बारे में, क्योंकि रेगुलर टेंडर है तो हमारी अजम्पशन है कि वो वेंडर, क्योंकि रेगुलर टेंडर ओपन कंपटीशन पे आया है तो इस बुनियाद पे वो। सर हमारे रिपोर्ट के मुताबिक ये एक प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर था। सर प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर था। इस प्रोक्योरमेंट में सिर्फ एक झोल था कि जो प्रोक्योरमेंट कमेटी के डिसीजंस होते हैं उनको वेबसाइट पे लोड किया जाता है ताकि जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उस टेंडर के लिए वो उसके खिलाफ अपील कर सके, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, आई एग्री विद दिस। उस जमाने में अभी इतना ज्यादा ये तरीका नहीं था, अब तो 100% होता है। ठीक है, सिर्फ आप वो उसको अपलोड ना करने की वजह से। ठीक है, वार्निंग इज फाइन एंड रेगुलराइज करा लें सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 11 ऑफ द वर्किंग पेपर और 17.4.431 सर, एंड दिस पैरा रिलेट्स टू हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट सर। इसमें सर कंसल्टेंट की हायरिंग के दौरान सर ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट इसको एडमिटेड है कि वाज नॉट मेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, और अभी सर कमेटी ने इसके ऊपर ये कहा है, जो जॉइंट प्रोब कमेटी है, कि इंश्योर किया जाए ट्रांसपेरेंसी को, लेकिन सर उसके ऊपर जो लास्ट जो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में हुई है उसके ऊपर सर कमेटी खामोश है। तो फ्यूचर में भी ये प्रैक्टिस जारी रहेगी सर? क्या बोले? हाँ वो कंसल्टेंट वाला था ना सर इसमें वायलेशन असल में ये है कि एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट को आपने हायर किया और चेक बनाया कंपनी के नाम पे, तो ये एक वायलेशन ज़रूर है, मगर इस पर मैं समझता हूँ कि एक इंक्वायरी हो जानी चाहिए रेगुलर की। अगर इसके अलावा इसके अंदर कोई मामला निकलता है तो उसको देख लिया जाए। इंक्वायरी इसकी बाकायदा रेगुलर करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी कौन सी इंक्वायरी हुई थी भैया? अभी तो सर हमने ये सिर्फ चेक और कैश पेमेंट वाला उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। अच्छा ये उसने सर ऑडिट कहता है कि इसमें आप रेगुलर जाएं, हम कहते हैं कि आप इसको ख़त्म कर दें, मगर असल इशू सिर्फ ये है कि एक बंदे को हायर किया गया था इंडिविजुअल कंसल्टेंट, और उसकी पेमेंट जो है वो एक फर्म के नाम पे की गई। ये मुझे याद है ये दो पैरा से रिगार्डिंग दिस लास्ट ईयर हमने डिस्कस किए थे इसको। सर इसमें मल्टीपल वायलेशंस हैं जो ऑडिट ने हाईलाइट की हुई हैं, जिसमें कंसल्टेंट की टीओआरस की अप्रूवल नहीं थी, उनकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट नहीं की गई थी। तो ये सर जो प्रोसेस ऑफ हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है सर, वो उस तरह फॉलो नहीं किया गया सर। और सर जो अभी जॉइंट प्रोब हुआ था वो सिर्फ ये कह रहा है कि जी इंश्योर कर लिया जाए ट्रांसपेरेंसी, तो वो मेरा ख्याल है सर इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोब या इंक्वायरी एज पर होनी चाहिए ताकि देखा जाए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्यों नहीं वो हो सका सर। सर मेरी सुने सर जॉइंट प्रोब में डायरेक्टर ऑडिट भी मेंबर थे उसके सर। जी आई रिमेंबर, आई नो। ठीक है, कमेटी से मैं ज़रा कंसल्टेंट फी है सर।
फॉलो नहीं हुए तो इसकी रोक तो होनी चाहिए। किस लेवल पे ग्रुप डिपार्टमेंट करे या एक्सटर्नल करे? आप डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करें दोबारा। 3 months, within 3 months. Next. है सर 17.4.336 पेज नंबर 16 of the working paper sir. Sir, the para relates to purchase of IT equipment और पीएसी ने डायरेक्ट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें और इंक्वायरी कमेटी ने सर ये देखा है कि सिर्फ 6% कैश पेमेंट हुई है जबकि 94% जो पेमेंट है वो कैश पे नहीं है और कमेटी सर इसको रिकमेंड कर रही है फॉर सेटलमेंट आफ्टर रेगुलराइजेशन फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। करा लें तो ये सर इस हवाले से रेगुलराइजेशन। पैरा कितने का 6% अमाउंट कितनी बनती है? नहीं 6% कितने टोटल 13 लाख या 6%? तो 6 लाख उसका 6%? जी सर उसका 6%। ठीक है फिर रेगुलराइज करा लें। जी सर रेगुलराइज। सर नेक्स्ट पैरा है सर 17.4.4 and 44 सर। पेज नंबर ऑफ द वर्किंग पेपर है सर 22 सर और दिस पैरा रिलेट्स टू प्रिंटिंग चार्जेस और पीएससी ने सर इस पे डायरेक्ट किया था कि जॉइंट प्रोब ऑफ सीनियर ऑफिसर्स द कमेटी ऑब्जर्व्ड माइनर वायलेशंस ऑफ पेपरा रूल्स एंड डायरेक्टेड टू इशू स्ट्रिक्ट वार्निंग टू डीडीओ सर। वार्निंग सर डिपार्टमेंट ने बताया कि सर इशू हो गई है, अब इसको भी सर सब्जेक्ट टू रेगुलराइजेशन फ्रॉम फाइनेंस कमेटी सर इसको। जो एसीए साहब जो वार्निंग होती है वो उसकी एसीआर में शो होती है या उसके किसी उसकी सर्विस रिकॉर्ड का हिस्सा होगा वार्निंग? अच्छा ये आप रिकॉर्ड उसमें नहीं डालते सर हो वो लेटर की कॉपी देना जरा इनको। चौधरी शेर अली साहब को लेटर कमिश्नर फैसलाबाद वाली इंक्वायरी दे। मुझे दिखाओ ये लॉन है उसको रिस्पॉन्स कर इससे पिछले पेज पर डिस्प्ले ये रहा जी। ऑडिट सर नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है वो सर एसओ सर्विसेज हैं। किसका सर वो लास्ट तो हो गया ना? जी जी सर जो इससे पहला पैरा था उस पर डिसीजन तो यही है कि रेगुलराइजेशन कर। जी सर एसओ सर्विसेज का सर पैरा नंबर 17.4.37 इसके सर वर्किंग पेपर का पेज नंबर 1 है सर और दैट पैरा रिलेट्स टू रिपेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड फर्नीचर सर।
और ये भी पैरा सर कमेटी ने रेफ़र किया था टू द जॉइंट कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स सर, और कमेटी ने सर इसको रेगुलराइजेशन के लिए प्रपोज किया है सर। एक्सपेंस किसके ऊपर किया उन्होंने? सर ये रिपेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है और फर्नीचर है सर, ये इसमें ये हेड्स हैं। और कमेटी ने सर इसको देखने के बाद ये कहा है कि रिपेयर जो है वो नीड बेसिस पे की गई है और पेपरा रूल्स को फॉलो किया गया है, और इसलिए सर वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं रेगुलराइजेशन फ्रॉम 70 लाख का पैरा है, कमेटी ने ये पेपरा की कोई वायलेशन तो नोट नहीं की ना? अगर पेपरा की वायलेशन कोई नहीं है तो रेगुलराइजेशन किस बात की मांग रहे हैं? सर वो ये कह रहे हैं कि नीड बेसिस पे ट्रांसपोर्ट जैसे व्हीकल्स हैं। स्प्लिटिंग की है, मिसकंडक्ट कहाँ हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन किधर हुई है? सर स्प्लिटिंग है सर, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है इसके अंदर सर, स्प्लिटिंग इज इन्वॉल्व्ड। सर परचेज ऑफ फर्नीचर के बारे में तो अगर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, अगर हम स्टैंडर्डाइज करते हैं उसको, परचेज ऑफ व्हीकल की भी होना चाहिए, मगर रिपेयर के ऊपर ज़रूरी नहीं कि हम स्टैंडर्डाइज कर सकें चीज़ों को, फर्नीचर की या चीज़ों की, ये हम वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर सकें उस किस्म के, ये सारा इशू। और ये सर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लब हुई हैं जो हमने ठीक है पूरे साल के अंदर। ठीक है, वो लास्ट टाइम में मुझे याद है आपने इस बात को काफ़ी वो किया था। ठीक है, इसको रेगुलराइज करें। इसमें सर ऑडिट की एक कंटेंशन है कि सर जीएसटी इसके ऊपर और जहाँ जहाँ टैक्सेस एप्लीकेबल हैं सर वो तो रिकवर किए जाएं सर। जीएसटी सर पीएसटी भी एप्लीकेबल है यहाँ पे रिपेयर्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, जहाँ जहाँ सर्विसेज के ऊपर है वो पीएसटी है, उसके ऊपर तो सर वो लगता है उसकी नहीं, जीएसटी तो इन्होंने डिपार्टमेंट ने तो नहीं देना, वो वेंडर देगा। जी सर, उसी से रिकवरी होगी ना सर, वो लेस डिडक्शन की गई सर, लेस डिडक्शन की गई है सर, जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी थी उसकी उस वहाँ पे काटा नहीं गया सर, वो डिडक्ट नहीं किया गया। जो आपको किस तरह नहीं, आपको कैसे पता है कि नहीं काटा गया? जी सर, क्योंकि हमने उसको अपने पैरे के टाइटल में भी लिखा, इसका मतलब है पैरा जो था वो बनाया ही उसकी बुनियाद पे गया था, और वो इनवॉइसेस और जो वाउचर्स हैं वो उसकी फाइल में मौजूद हैं सर हमारे पास। सर ऑडिट वाज मेंबर ऑफ द प्रोब कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन आज सर आपके सामने पे। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ जी। चट्टा साहब, इसमें आपकी सर क्या है, आपने रिकमेंड किया कि पीएस में डायरेक्टर डिपार्टमेंट गेट द मैटर रेगुलेटेड, नहीं इसमें आप ये कह रहे हैं कि जो पीएसी था, जो टैक्स ऑन द सर्विसेज ऑडिट, आपका ये पॉइंट है ना, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल। ऑडिट क्या पैरे से आप खिलाफ कर रहे हैं? हम तो पहले से खिलाफ नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम आज जो चीज़ लेके आए हैं वो एक कमेटी ने आपके पास रिकमेंडेशन भेज दी है जिसमें ऑडिट खुद बैठा था प्रोब कमेटी के अंदर। अगर कुछ चीज़ें थी तो वहीं पे टेकअप हो जानी चाहिए थी। ऑडिट आपका पॉइंट किया है कि जो पीएससी था, जो सर्विसेज टैक्स था, उसको आप क्या कहते हैं? सर उसको पीएसटी कहते हैं। हाँ, इसमें पीएसटी नहीं डिडक्ट किया गया। जी सर, हमारा सर पैरे की बॉडी में भी ये बात मौजूद है कि रिपेयर एंड ट्रांसपोर्ट पे पीएसटी 16% एप्लीकेबल था, लेकिन सर वो उन्होंने वो डिडक्शन उसकी नहीं की। नहीं, जो पीएसटी था दैट वाज ऑन। आपने इसमें इनवॉइस के दोनों एलिमेंट देखे कि पार्ट्स कितने थे और सर्विसेज कितनी थी? जी सर, बिल्कुल वो भी देखिए सर कि गुड्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होना था। आपने वही गुड्स और पार्ट्स का जीएसटी में तो डिपार्टमेंट में ने नहीं करना था, लेकिन जब ये वेंडर ने, वेंडर ने, लेकिन जब ये सर्विसेज हायर कर रहे थे तो उस पे इन्होंने सेल्स टैक्स देना था। जी सर, सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज सर, पीएसटी टैक्स वो 16% है। जी सर, 16%। दे फेल टू पे दैट टैक्स। जी सर, वो यही आपका नेचर ऑफ द पैरा, यही है पैरा। जी सर, फेल टू डिडक्ट दैट टैक्स। तो इस पे इसकी फिर रेगुलराइजेशन क्या बनती है? ये वो एक्सेप्ट करेंगे कि ये टैक्स पे करेंगे? रेगुलराइजेशन किस चीज़ की आपने एग्री की उनसे? नहीं सर, इसमें इस पैरे के सर मैं समझ गया नेचर ऑफ द पैरा कि डिपार्टमेंट फेल टू डिडक्ट पीएसटी ऑन दोज इनवाइसेस व्हिच दे यूज फॉर द रिपेयर ऑफ द व्हीकल्स, करेक्ट? इशू डिफाइन हो गया। अब इशू पे अब आपने एसीएस के साथ बैठ के तो ये रिकमेंड कर दिया कि इसको रेगुलराइज कर दें। जब आपने रेगुलराइजेशन रिकमेंड किया तो हमें ये अप्राइज कर दें कि उसमें आप पीएसटी फिर ये डिपार्टमेंट मान रहे हैं या पीएसटी
एप्लीकेबल ही नहीं था उस इनवाइस पे, ये बात बता दें। सर मेरा ये कहना है कि कमेटी ने अगर ये एस्पेक्ट नहीं देखा जिसमें सर ऑडिट भी था, तो ये अगर एस्पेक्ट रह गया है तो इसमें पीएसटी की डिडक्शन भी होनी चाहिए थी। नहीं, अब हमने एक इशू आइडेंटिफाई किया, आप लोग उस पे एग्रीड हो गए। इशू पे दो चीज़ें हो सकती हैं। यस, एक तो पहले नंबर पे यू आर नॉट एग्रीइंग विद द प्रोब, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम दूसरी सिर्फ एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम दोहरी इंक्वायरी कर लें, बट एसीएस साहब हैज़ टू से समथिंग। आप अपना मैं ऐसा करता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब ये कमेटी बनी थी हमने ऑडिट को उस कमेटी का मेंबर बनाया था और हमने इनसे कहा था कि जो जो चीज़ें रिडीम हो सकती हैं आप वो रिडीम करेंगे और फिर जो आपके अंदर इधर मसला आएगा वो आप हमें इस कमेटी में निशानदेही भी करेंगे। इन्होंने टू माय अंडरस्टैंडिंग कुछ जगहों पे टैक्स या जो भी रिकवरेबल चीज़ें थी, वार्निंग्स देनी थी, वो सारी की भी हैं और बाकियों में इन्होंने रिकमेंड कर दिया रेगुलराइजेशन के लिए। मेरे लिए जो आज चीज़ सरप्राइजिंग है वो ये है कि वहाँ पे एक बात तय हो गई थी, उसके मिनट्स हम एग्री कर गए थे और मिनट्स में ये था कि अब इसको रेगुलराइज किया जाए। प्रिजम्पशन ये है कि उस कमेटी ने पहले पैसे जमा करवा दिए होंगे, मेरा ये ख्याल है, दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड इट। उसके बाद ऐसी बात है तो इसमें कोई डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है। अगर पैसे पहले जमा करवा दिए हैं तो सर वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, हमें वो आप उस कमेटी में थे, प्री पीएससी में करनी चाहिए थी। प्री पीएससी में करके हमें बता देना चाहिए था कि हमने तो आपसे इशू भी आइडेंटिफाई करवाया, पूछा भी और आउटकम भी पूछा। तो रेगुलराइजेशन तो नहीं बनती सर, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ऑडिट एंड द डिपार्टमेंट। सर ये जब रेगुलराइजेशन के लिए फाइनेंस के पास केस आएगा तो इफ़ अगर किसी टैक्स की डिडक्शन का इशू है तो उस इशू को एड्रेस किए बगैर फाइनेंस डिपार्टमेंट रेगुलराइजेशन की एडवाइस ही नहीं देगा। सर टैक्स को तो हम वेट नहीं कर सकते सर। इसलिए मेरा ख्याल मुनासिब ये है कि इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाने का हुक्म दिया जाए। टैक्स की नॉन डिडक्शन का इशू देखे बगैर फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई एडवाइस नहीं देगा। चलें, फाइनेंस ने श्योरिटी दे दी है, आप इसको रेगुलराइज के लिए फाइनेंस के बाद भेज दें। फाइनेंस इस पे आपने साथ ये देखना है पीएसटी के डिडक्शन का। सर ये वो पॉइंट है जिसकी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि दिस कीप्स कमिंग बैक एंड बैक। आप अपने डिपार्टमेंट्स को या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स को सेल्स टैक्स और जीएसटी टैक्स जहां पे एप्लीकेबल होता है, जहां पे आप विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ऑडिट के साथ बैठ के एक आप मैकेनिज्म तय कर लें। ऑडिट कीप ब्रिंगिंग दीज पैरास अगेन एंड अगेन, और हमने भी ऑडिट से सीखी हैं ये चीज़ें सर। मैं सर कर देता हूँ, खुल की बात कर देते हैं। ये खुल के कर दें सर। बात ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हमारी भी जो टैक्स के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल, उनके भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे बदलती रहती हैं, कन्फ्यूजन पेश आता है। दूसरा सर एक चीज़ है जो रिसेंटली मेरे नॉलेज में आई है और हमें अपनी देखना है कि क्या करना है उसका, कि एक डिपार्टमेंट है वो एक एफबीआर का नोटिफिकेशन लेके आता है कि जी मैंने इस नोटिफिकेशन के मुताबिक डिडक्शन की थी। ऑडिट कहता है जाएं जाके एफबीआर से इसकी तस्दीक करा के लाएं। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है सर, कि कल को आपकी लेजिस्लेचर का पास किया हुआ कानून जब अदालत में पेश किया जाए तो अदालत कहे जाएं जाके पहले लेजिस्लेचर से तस्दीक करा के लाएं। अगर ऑडिट को डिस्प्यूट है तो अपना नोटिफिकेशन दिखाए कि जी गलत है। अगर कोई वकील हाई कोर्ट में जाके ये कहे कि सर ये कानून नहीं ये ठीक नहीं है, इसको आप पहले लेजिस्लेचर से तस्दीक कराएं, एक दिन नहीं प्रैक्टिस कर सकता। आप मेरी बात समझ गए? मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे मुझे नहीं समझ आई कि किस कानून के तहत एफबीआर का नोटिफिकेशन या वो कहें कि जाली है या वो कहें कि ये नहीं लगता ये लगता है। अगर ऑडिट ये कहता है कि ये नोटिफिकेशन तो हमने देख लिया नहीं, अब इसकी जाके पीआरए से और एफबीआर से तस्दीक करवा के लाएं, तो मैंने नहीं ख्याल कि इस तरह का केस किसी भी अदालत में आधा सेकंड। लेकिन एसीए साहब वो ऑडिट ये इसलिए सवाल करता है एफबीआर वाला कि वो ये देखना चाहता है कि वो रजिस्टर्ड एजेंट है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड एजेंट होगा तो उसको वो टैक्स पेयर है। मैं सही कह रहा हूँ ऑडिट या नहीं? सर रजिस्ट्रेशन तो एक आदमी का मामला है, उसके ऊपर तो इनको तस्दीक करनी चाहिए डेटाबेस से भी, ऑनलाइन जाके भी, जो भी है।
मैं जनरल एसआरओ और लॉ की बात करता हूँ। एक नोटिफिकेशन आता है कि जी इसकी एग्जेम्पशन है या इसको इस रेट पे टैक्स लगेगा। सर एक और नोटिफिकेशन है कि इस रेट पे टैक्स लगेगा। डिस्प्यूट होता है कि किस डेट पे क्या टैक्स लगेगा। जिस डेट की ट्रांजैक्शन है उस डेट का एक एसआरओ ला के जो उस वक्त मुस्तमिल था आपके सामने रखा जाता है। आप कहते हैं एफबीआर से तस्दीक करा के लाओ। सर ऑडिटर जनरल की एक मिनट शटा साहब, ऑडिट जी सर जिस केस की एसीएस साहब जिसको रेफ़र कर रहे हैं सर, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ सर। और ये ऑडिट की इस पॉइंट के ऊपर ये कहना ख़ास तौर पे वहाँ पे कि एफबीआर के नोटिफिकेशन को एफबीआर से ही लेकर आओ, वो बिल्कुल गलत है सर। हमने सर इस ब्रीफ में उस अनोमली को करेक्ट भी किया है और अब हम उस पर सर स्ट्रेस भी नहीं कर रहे, और वो एक ही पैरा था सर सिर्फ, ठीक है सर। उसमें सर मैं पैरा भी बता देता हूँ कि पैरा सर व्हीकल्स का था, रिपेयर का था, जो कि टोयोटा मोटर्स और गंदारा मोटर्स का टैक्स का एक एसआरओ था जिसके ऊपर उनको टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल थी। अब सर चूँकि जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और ये प्रोसेसेस उससे पहले ही हो रहे थे, और जब मैंने इसको देखा तो मैंने इससे बिल्कुल मैंने कहा कि ये ऑडिट की गलत बात है कि हम ये कहें कि जो एग्जम्पशन एक मौजूद है एफबीआर की दी हुई और हम उसी को स्ट्रेस करें कि अब ये एफबीआर से वेरीफाई करवा के लाओ। तो आई टोटली एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसीएस साहब सर। हैविंग सेड दैट सर, दूसरी बात सर जो मैं फिर इस फोरम की उसकी परमिशन से सर ऑडिट को जॉइंट प्रोब कमेटीज़ का अगर आप हिस्सा बनाएंगे दैट विल जनरेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके ऊपर सर वही बात होगी जैसे एसीएस सब कह रहे हैं कि अब आपका बंदा तो उसका हिस्सा था। अब सर एक हो सकता है कि उस प्रोब के अंदर तो फिर हम सर ओपिनियन देने के काबिल नहीं रहते एज अ डीजी ऑफिस कि मैं उसको अब कॉन्ट्राडिक्ट करूं कि क्योंकि मेरा बंदा था और मुझे तो आगे से सर ये सुनने को मिलेगा। तो लिहाजा सर इसके ऊपर हमने सर एक और डिपार्टमेंट में हमें यही चीज़ ऑपोजिशन फेस आ रही है कि हमारा जब बंदा वहाँ पे जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SNGAD सर, वो सर कहते हैं कि आपका AO भी बाहर बैठ जाए, हमने आपको रिकॉर्ड भी नहीं वेरीफाई कराना, ये मिनट्स हैं इसके ऊपर साइन करें। सर दैट विल जनरेट, सर आपकी बात नहीं हो रही सर, मैं ये कह रहा हूँ सर इट इज रिलेटेड टू अनदर डिपार्टमेंट में आप मुझे इन्फॉर्म करें, हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। बदतमीजी की गुंजाइश तो सिस्टम में कहीं होनी नहीं चाहिए। और हम मेरे साथ पास भी जो ऑफिसर्स मीटिंग करने के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ अगर आपका इख्तलाफ है आप रिकॉर्ड कराएं। मगर सर ऑडिट को इसलिए डाला गया था उन कमेटीज में, ये मैंने ही डाला था, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि शायद वो इसलिए था बुनियादी तौर पे कि बहुत सारे ऑडिट हैं जिनमें ऐसी इतराज़ात हैं जो समझ ही नहीं आ रही अगली पार्टी। वहाँ बैठ के ये कंटेस्ट करते हैं कि जी ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये कमेटी से डिसएग्री करते हैं, ये बताएं कि कौन सा सेक्रेटरी है जो डिसएग्री करता है इनका नोट ऑफ डिसएग्रीमेंट अंडर डालने से। और अगर कोई बदतमीजी करता है कि बैठने नहीं दे रहा या वो तो टोटली सर, वो तो एक सेकंड के लिए नहीं टॉलरेट की जा सकती सर। बदतमीजी तो बदतमीजी जी। ऑडिट अगर इस किस्म के इंस्टीट्यूशन होते हैं तो आप कमेटी को भी बता सकते हैं, हम थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं सर। वैसे और उसमें सर वो ऑन रिकॉर्ड है जो वहाँ पे डाइसेंट और डिसएग्रीमेंट जा रहा है ऑडिट का उनके साथ, वो ऑन रिकॉर्ड है। उसके ऊपर सर रिटन कम्युनिकेशंस हुई हैं डिपार्टमेंट्स के साथ, एंड आई विल अप्राइज यू सेपरेटली और ACS साहब को भी सर उसके ऊपर सर। ये जो है देखिए सर, अगर आप किसी मीटिंग के बंदे का जो आ रहा है उसका डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर ये तो गलत बात है, इसका तो मुहासबा होना चाहिए। या बदतमीजी करते हैं या उनको बोलने नहीं देते, ये बात तो टॉलरेबल नहीं है। मगर ऑडिट का होना इसलिए ज़रूरी है कि केस प्लीड ही वो कर रहे हैं कि जी आपने ये गलत किया है। बहुत सारी चीज़ों पे छोटी छोटी कन्फ्यूजन है जो दूर नहीं हो। तो मैं आज करता हूँ ये हम इधर क्यों आते हैं इतने टाइम के लिए, इनमें से बहुत सारे पैरे ऐसे हैं जो DACs और SDAs में सेटल हो जाने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे सर? क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन नहीं। अब सर ऑडिट कर रहा है काम, हम भी कर रहे हैं। मैं खुद ऑडिटर जनरल साहब तशरीफ लाए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो इनका ऑडिट का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे ऑफिसर्स को उस पर एक्सेस दे दें। आई होप इससे बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। सर आप यकीन करें वेरिफिकेशन के तो हल हो सकते हैं। अगर लोगों को पहले ही पता लग जाए कि मेरे खिलाफ ये ऑडिट आ रहे हैं तो व्हाई वुड समबडी लाइक टू कम हियर एंड गेट एम्बैरेस्ड। तो बहरहाल सर जो ये निशानदेही कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई करता है तो वी विल बी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट। थैंक यू।
इसमें फाइनेंस आप एक बात कर सकते हैं कि जो पीएसटी और जीएसटी के रेलिवेंट एसआरओज हैं ऑन पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट, आप वो एक दफ़ा शेयर क्यों नहीं कर देते और सारे डिपार्टमेंट्स को चले जाएं? हर दफ़ा यही एम्बिग्यूटी आती है ना बार बार कि यहाँ पे पीएसटी एप्लीकेबल था, यहाँ पे नहीं था। फाइनेंस आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप ज़रा जो रेलिवेंट एसआरओज हैं कि एक गाइडलाइन चली जाए सारे पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट पीएसटी और जीएसटी दोनों की, और इनका डिफरेंस भी ज़रा आप बता दें एक एडवाइस में। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी टैक्स ड्यूटीज़ और फीस वगैरह लागू की गई हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे उसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स की सॉफ्ट कापीज़ अवेलेबल हैं। हमारा जो पीएसटी है वो पंजाब सर्विस टैक्स एंड सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसकी वेबसाइट पे उनका लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और सारे एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे, एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यानी अगर कोई तलाश करना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है कि उसे तलाश करने के लिए किसी ऑफिस में जाना पड़े। सेक्रेटरी फाइनेंस अगर आप यही दो एसआरओज रिलेटेड टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स और जो जीएसटी है, अगर सर्कुलेट कर दें अब बजाय आप उन्हें सजेस्ट करें कि जाके वेबसाइट से वो सर्च करें, अगर आप एक सर्कुलेट कर दें, मेक देयर जॉब इजी, कि उनको पता हो कि दिस इज आवर ड्यूटी। ठीक है सर, आपकी इस डायरेक्शन पे भी वो एसआरओ हम भी चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन के लिए भी दोनों एसआरओ हमारे सामने भी तो पड़े हो। जी जी। ऑडिट नेक्स्ट के बारे में सर, ये फाइनेंस का या ऑडिट का या हमारा नहीं है सर, सिस्टेमिक मसला है। अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर के दरमियान में टैक्स की और लेवीज के रेट्स चेंज करते रहेंगे तो हमें एक कन्फ्यूजन रहेगा, और एफबीआर का भी ये कन्फ्यूजन है, फाइनेंस के पीआरए का भी कन्फ्यूजन है। और तीसरी बात सर, अभी भी हम अपनी डोमेन सेटल कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे गुड्स किस तरह डिफाइन होनी है और सर्विसेज किस तरह डिफाइन होनी है, उस पर भी हमारे इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स हैं। जी सर, तो वो तो सर फिलहाल मुझे लगता है इसमें लिक्विडिटी रहेगी जब तक हम ये आदत नहीं बदलेंगे कि हमने जो भी रेट्स और टैक्सेस लगाने हैं हम साल में 1 या 2 दफ़ा डिसाइड करें। अगर डिसीशंस बार बार होते रहेंगे तो हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी सर, सच्ची बात यह है। और डिजिटलाइज कर लेंगे तो इश्यूज काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। ऑडिट नेक्स्ट पैरा सर 17.4.426 है, और सर ये पैरा रिलेटेड है प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी, और इसमें भी सर वही मामलात हैं जैसे सर स्प्लिटिंग। इसको भी सर उस जॉइंट प्रोब कमेटी ने देखा है और कमेटी ने उसको भी रिकमेंड किया है फॉर रेगुलराइजेशन। सर कितना बड़ा पैरा है? व्हाट इज द अमाउंट? सर ये 2.9 मिलियन का है सर। कर लें? नहीं सर, इट इज़ अबाउट के प्रोक्योरमेंट के जो वायलेशंस हैं, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान नहीं दिया और इस तरह की चीज़ें सर। करें रेगुलराइज। ठीक। नेक्स्ट पैरा सर 17.4.434 है सर, पेज नंबर 34 ऑफ द वर्किंग पेपर सर। दिस पैरा रिलेट्स टू अनऑथराइज्ड पेमेंट ऑफ डुअल अलाउंसेस सर। इस पे सर पीएसी ने डायरेक्शन दी थी कि क्लैरिफिकेशन ले ले एफडी से, और वो सर रिक्वायर्ड क्लैरिफिकेशन नहीं ली गई, और एक्चुअली में अच्छा सॉरी ये सर मैं थोड़ा सा एक पेज आगे चला गया था सर। 17.4.434 पेज नंबर 34 ऑफ द वर्किंग पेपर, दैट पैरा रिलेट्स टू प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टेशनरी। इसके ऊपर पीएससी की डायरेक्शन थी कि एक जॉइंट प्रोब किया जाए ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। उसी कमेटी ने सर इसको देखा है और रिकमेंड किया है फॉर रेगुलराइजेशन सर। कर दें रेगुलर सर। अगले 2 पैरे बता देंगे, सेम नेचर है। जी सर, नेक्स्ट 2 पैरास भी सर सेम हैं, 17.4.437 और 17.4.438। इनके सर एक्सपेंडिचर अदर से रिलेटेड हैं, माइनर एक्सपेंडिचर्स हैं, कॉस्ट ऑफ अदर स्टोर से रिलेटेड हैं। ये इनके ऊपर भी सर कमेटी ने उसी प्रोब कमेटी को रेफ़र किया था, और जिसके ऊपर सर उन कमेटी जो प्रोब कमेटी है वो रिकमेंड कर रही है फॉर रेगुलराइजेशन सर। एक केस में रिकवरी भी है हुई है
17.4.5 13 वो नेक्स्ट है सर, वो नेक्स्ट वो नेक्स्ट है, ठीक सर। इसको कर दे रेगुलराइज, नेक्स्ट जो है उसको सेटल कर दें विद रिकवरी। जी सर, बिल्कुल सर। आप 17.4.11 पे आ जाएं। 17.4.11 सर 9 that para relates to non production of logbooks। इसके ऊपर सर पीएससी ने डायरेक्शन दी थी कि इनिशिएट करें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर पीडा एक्ट, और इंक्वायरी कमेटी ने सर रिकमेंड किया है कि लॉग बुक्स हैव बीन चेक्ड एंड फाउंड टू बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, लेकिन सर ये ऑडिट को वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस नहीं की गई, और हमारा सिर्फ मानना ये है कि सर अगर उसको प्रोड्यूस कर दें, इसका मतलब है ही नहीं तो प्रोड्यूस क्या करेंगे वो आपको? तो अगर सर नहीं है तो फिर सर जिस तरह 1 साल बाद बना के भी नहीं प्रोड्यूस कर सके, वो खुद ही बना लेते। सर मैं अर्ज करता हूँ सर, प्री पीएससी में ये मामला आया था 2 दिन पहले, तो मैंने कहा था आप प्रोड्यूस कर दें, आपने भेजी है कि नहीं? सर आप इनको टाइम दे दें, चेक कर लें, हमने दे दी है, चेक कर लें, फिर उसके ऊपर जो भी इतराज़ होगा। ठीक है, आप चेक कर लें, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन को पैरा सेटल करें, बट विद डायरेक्शन जो एसीएस साहब आप नोट फरमा लें कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर आप लॉग बुक्स और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आप ऑडिट को वेरीफाई प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो दैट विल बी टेकन वेरी स्ट्रिक्टली बाय द कमेटी। सही बात। नेक्स्ट पैरा सर कंट्रोलर बैंक्वेट हॉल से परटेन करता है सर, दैट इज 17.4.4, और सर ये 3 पैराज हैं सर। जी ये खत्म हो गया, कंट्रोलर बैंक्वेट हॉल सर। ये किधर है बैंक्वेट हॉल? सरकार के पास बैंक्वेट हॉल भी हैं? अच्छा हाँ, 90 शरा। तो सर ये तीनों पैराज जो हैं इनके जो बैंक्वेट हॉल के हैं सर, वो एक ही ऑफिशियल से रिलेट करते हैं सर, वो रिटायर हो चुका हुआ है सर, और इसके ऊपर सर कमेटी ने यही कहा है कि वायलेशंस तो हैं लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, तो इसके ऊपर फर्दर पीएससी सर इसको देख ले सर इस मामले को। माफ कर दें इनको, क्या करें? वो कह रहे हैं वायलेशन हुई है, लेकिन अब आप देख लें। चॉइस 90 मेंटेन होता है ना सर, वो उसमें ऐसी छोटी-छोटी चीजें ठीक है सर, माफ। आप एक मेज हटवा देते हैं, फिर वो कहते हैं ये हमें पसंद नहीं आया फलाना, तो ये 90 का एक अपना माहौल है सर, प्लीज। सर वो बंदा भी रिटायर हो गया जो ये सर, ये वो जगह है, मैं सर आपको बताता हूँ सर, ये वही वाली बात है, ये वो जगह है जो आपके जिसको कहते हैं ना, आपके पंजाब के प्रोविंस के जो गेस्ट हैं उनको होस्ट करती है, तो उसकी मेंटेनेंस में हम उस तरीके से सच बात ये नहीं कर सकते। ये चारों पैराज इसी से रिलेटेड हैं। लास्ट पैरा सर है इसका, चारों पैराज को रेगुलराइज कराएं सर। लास्ट पैरा है सर 17.4.57, नहीं सर इसी का है सर, बैंक्वेट हॉल का। हाँ, देखो सर इसके ऊपर है अनऑथराइज पेमेंट ऑफ डुअल अलाउंस। सर बेसिकली ये सीएम सेक्रेटेरिएट अलाउंस भी ले रहे, सीएम ऑफिस का अलाउंस भी ले रहे हैं और सेक्रेटेरिएट का भी। इसके ऊपर पीएससी ने डायरेक्शन दी थी कि एफडी से क्लैरिफिकेशन ले लें। जो क्लैरिफिकेशन सीख की गई है सर, वो ठीक हमारे ख्याल में ठीक नहीं की गई। उन्होंने कहा जी सीएम सेक्रेटेरिएट अलाउंस तो एडमिसिबल है, हम ये कह रहे हैं कि हमें एडमिसिबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ दोज कि ये पूछना था कि क्या दोनों एडमिसिबल हैं एट द सेम टाइम, जो कि वो सवाल वो पूछा ही नहीं गया सर। तो हमारा ख्याल ये है कि या ये सेक्रेटेरिएट का अलाउंस लेंगे या ये सीएम ऑफिस का लेंगे सर। इसके ऊपर एफडी ने क्लैरिफिकेशन देनी है, दोनों अलाउंस एट द सेम टाइम नहीं ले सकते सर। एफडी ने मतलब इन्होंने क्वेश्चन ही सही पुट नहीं किया सर। एफडी ने भी कोई ऐसी जलेबी सा जवाब दिया सर। मेरी सर ये रिक्वेस्ट होगी कि इसमें एफडी को डायरेक्ट किया जाए, एफडी इस केस के ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए, क्या करना है। पर्टेनिंग टू पैरा 17.4.5 रिकमेंडेशन दे, आप अपनी क्लियर डायरेक्शन फरमाएं कि ये डुअल अलाउंस का इशू है। डुअल अलाउंस क्या वो एडमिसिबल है, वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं ले सकते तो एसीएस साहब आप रिकवरी करेंगे इसकी।
अगर वो नहीं ले सकेंगे और डायरेक्शन आ जाएगी। सर एफडी जब क्लैरिफाई, सर मैं आपको बताता हूँ, असल में इस पे दो ओपिनियंस है, मैं दोनों बता देता हूँ सर। एक ओपिनियन ये है कि जो बंदा सीएम सेक्रेटेरिएट जाता है उसको आप अलाउंस सीएम सेक्रेटेरिएट का दें और सेक्रेटेरिएट का ना दें। हिस्टोरिकली सीएम सेक्रेटेरिएट का अलाउंस पहले इंस्टॉल किया गया था, सेक्रेटेरिएट अलाउंस बाद में आया। अब सीएम सेक्रेटेरिएट के लोगों का भी, ऑफिसर्स का भी ये है कि अगर आप इनको सिर्फ एक अलाउंस देंगे तो यू वुड लीव द इंसेंटिव, जिसकी वजह से लोग सीएम सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं जहां उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है दिन रात। ये जिस मर्जी आर्ग्यूमेंट को बाय करें, ये हमारा मामला नहीं है, मगर इस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए इसकी तरफ से। अगर सर क्लैरिफिकेशन आ गई और वो कहें कि नहीं है अलाउड, तो फिर आप करेंगे? फिर मैं भाग किस तरह सकता हूँ? एफडी का कहा हुआ कानून है सर, फाइनेंशियल मामलात में ये कानून बनाते हैं। एफडी आप क्लेरिफाई करें, अगर बनती है तो ये रिकवरी करेंगे। सर आपको पता है हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में सेक्रेटरी फाइनेंस को सिर्फ कैबिनेट उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, नीचे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। जी सर नेक्स्ट जो ऑडिट ने ब्रीफ तैयार किया है, इसके मुताबिक सर कमिश्नर फैसलाबाद के पैराज हैं, स्किप करें, कल स्किप, ठीक है सर। इसके बाद सर एसओ कैबिनेट है सर, उसका निकालें। उसका सर 17.4.3 एसओ कैबिनेट, यही है ना यार? सर एसओ कैबिनेट के देख लें अभी वो जी सर, इसके जितने पैरास हैं सर, ये सारे प्रोब कमेटी के पास रेफर हुए थे सर, और एक पैरा पीएसी ने कंडीशनली सेटल कर दिया था। उस सर प्रोब कमेटी ने सबको देखा है और देखने के बाद उन्होंने डीडीओ को स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू करने की रिकमेंडेशन की है सर, बल्कि वो कर भी दी है आई थिंक सर। तो इसके ऊपर सर सिर्फ रेगुलराइजेशन है ऑफ ऑल दीज पैरास ऑफ एसओ कैबिनेट सर, स्टार्टिंग फ्रॉम 17.4.3 टू 17.4.4, और लास्ट पैरा जो है सर वो सेटलमेंट के लिए क्योंकि वो लॉग बुक्स वहाँ पे वेरीफाई हो चुकी हैं तो उसको सेटल किया जा सकता है सर। 11 सारे रेगुलराइजेशन के और आखिरी सेटलमेंट 2 3 4 5 6 7 8 कैबिनेट के ब्रीफ ही पूरा करना है ना बस। एसीएस से पूछ लिया आपका इसमें कुछ सर सब ब्रीफ के अंदर वायलेशन ऑफ पेपरा इज ऑब्जर्व्ड, वायलेशन ऑफ पेपरा इज ऑब्जर्व्ड, एंड स्टिल यू आर गिविंग स्ट्रिक्ट वार्निंग टू डीडीओ। रेगुलेशंस ऐसी हैं जो बाकायदा वेंडर के राइट्स को या हमारे इंटरेस्ट को डैमेज करती हैं, वो तो हमें नहीं करनी चाहिए। मगर सर ये वही 2-3 रेगुलेशंस है जो यहाँ पे एट लेंथ डिस्कस हुई हैं। वो जो स्प्लिटिंग वाला मामला है, प्रोक्योरमेंट रूल्स वाला, प्रोक्योरमेंट वो क्या प्लान्स वाला, इस तरह का है। इस पे सर हमें अपने लॉ और प्रैक्टिस दोनों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिस दौर का हम ये कर रहे हैं उस वक्त सर ये चीज़ें आज से ज़्यादा फ्लूइड थी, मतलब वे वर डेवलपिंग। जिस तरह चेक वाली बात है सर, आज शायद पॉसिबल ही नहीं रहा कैश देना, अब तो शायद 1 रुपया भी है वो रास्त के जरिए जाता है। तो ये सर ये उस वक्त था जब हम पेपरा, डिजिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करें, ये वो मामला है। ये मतलब नहीं है कि गलती नहीं हुई है, गलती हुई है सर। फिर सर
सब पे सेम आउटकम। ऑडिट सर, वायलेशंस ऑफ पेपरा सर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है कि स्प्लिटिंग के थ्रू तो हुई हैं सर, लेकिन सर दूसरी तरफ मुझे ये बात कहने में भी कोई आर नहीं है कि ये ऐसे हेड्स हैं कि जिनके अंदर ऑडिट ने भी माइनर एक्सपेंडिचर्स को भी लिया है सर। हैविंग सेड दैट सर, लेकिन सर जो मेरे लिए जिसको आप कह लें कि सर शॉकिंग बात ये है कि मैं अभी करंट ऑडिट देख रहा हूँ सर, जो अभी हो रहा है सर फील्ड में, और सर उस करंट ऑडिट में भी यही हो रहा है सर। और ना सिर्फ सर बड़ी प्रोक्योरमेंट्स जो सी हैं वो भी ऐसी है, मतलब लैपटॉप्स हैं सर वो बेदर्दी से ख़रीदे जा रहे हैं, एसीज़ हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं। तो मेरा सर ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर सर कमेटी की तरफ से एक सर एक्सप्लिसिट और बड़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस जानी चाहिए टू ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज कि ये जो स्प्लिटिंग और इस तरह के, क्योंकि सर उसमें बड़े मसाइल हैं। वैल्यू फॉर मनी का आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या, जब ओपन कंपटीशन नहीं हुआ, दिस मीन्स कि वैल्यू फॉर मनी उस भी। सर मैं करंट ऑडिट में हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं ना जी सर, करंट ऑडिट 24-25 का सर, जिसकी अभी रिपोर्ट फाइनलाइज होगी सर। तो लेकिन अब सर वो जो ट्रेंड है ना सर, अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सर जो हो गया पीछे इसके ऊपर, क्योंकि ज्वाइंट कमेटी भी हो गई, ऑडिट भी उसका नुमाइंदा था, हम इसको कंटेस्ट नहीं अब कर रहे सर, ये रेगुलराइज करवा लें। नेक्स्ट के लिए सर एक एक्सप्लिसिट कमेटी की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ये डायरेक्शन जानी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट दोज, नॉट ओनली अगेंस्ट द DDO बट द सैंक्शनिंग अथॉरिटी एज वेल। ठीक है, एसी साहब ये डायरेक्शन नोट कर लें कि इन फ्यूचर स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट DDOs एंड ऑफिसर्स who are involved in this misappropriation, violation of PEPRA, violation of rules। और ये सर्कुलेट सर आप डिपार्टमेंट में कर दें। सर्कुलेट भी करते हैं, मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये इसमें हम अपने कुछ लॉज को भी ठीक कर रहे हैं सर। क्लैरिटी, हमारा जो DDO है ना उसको ये पता ही नहीं है कि उसने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करना किस तरह, ये हमारा मसला है। उससे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की सेंस ही नहीं है। अब हम ट्रेनिंग्स करवा के उनको, अच्छा जिस तरह ये कैश वाला था वो हम भी तो सर वक्त के साथ साथ ग्रेजुएट कर लें। कैश का तो अब तकरीबन एलिमिनेट हो गया है, वो रास्त अकाउंट आ गए हैं, एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ, वो मसला हल हो गया। मगर ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, प्रोक्योरमेंट प्लान, इसकी सच बात यह है कि उन्हें करना आता ही नहीं है। अगली बात जो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसके ऊपर मेरा ख्याल में फाइनेंस, अगर जिस तरह इन्होंने डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स बनाए हैं उसके अंदर कोई क्लैरिटी लाए कि किन किन चीज़ों का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हर सूरत होना चाहिए, किस में ऑप्शनल है और किस में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है या रेट या रनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको हम एकदम हर एक्सपेंडिचर के ऊपर नहीं लागू कर सकते। जहाँ एक होमोजेनस या एक जैसी चीज़ें प्रोक्योर होनी है, स्टेशनरी है, पेन है, पेंसिल है, रूटीन के लैपटॉप हैं, फर्नीचर है, उसको जाना चाहिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। बट फिर जो कुछ स्पेशलाइज चीज़ें हैं या जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस तरह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको उसमें से निकालना चाहिए। वो मेरी राय है सर कि आप FD को डायरेक्ट करें कि अपने फाइनेंशियल पावर रूल्स में इसके ऊपर क्लैरिटी लेके आएँ और पेपरा के लॉ में क्लैरिटी लेके आएँ। फाइनेंस जो आपके बॉस ने बात की है, आप ज़रा सर हमारे फरमाएं। बात बिल्कुल हकीकत पे मबनी है और आई एग्री विद दैट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने जो फाइनेंशियल रूल्स हैं पंजाब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो भी ड्राफ्ट करके मॉनिटरिंग विंग ने दिए हुए हैं फाइनेंस को और ज़ेर गौर हैं। ACS साहब को भी एक कापी उसकी दी हुई है। तो ये मामलात उन नए रूल्स में प्रॉपरली एड्रेस किए हुए हैं सर। ठीक है, एसओ कैबिनेट के पैरास रेगुलराइज कर लें सारे। लास्ट इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट। जी सर, सेटल कर दें सर, सेटल कर दें। वी विल मीट टुमारो 2 PM शार्प सर। ठीक।